गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी बहुत अच्छे हैं और हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि देश के सभी लोग और विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें और ये कामना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, और चलिए आज हम अपना हिंदी का ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू करते हैं। तो हमने अपना लास्ट वाला जो क्लास है, आप सबको पता होगा कहाँ पे फिनिश किया था? कोई बता सकते हैं हमें? बिल्कुल करेक्ट, पार्ट 5 आओ बच्चों नाव चलाए, है ना। आओ बच्चों नाव चलाए जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। तो हमने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था कि ये एक छोटी सी कविता है। कविता में हमने सीखा था कि वर्षा ऋतु में कैसे बच्चे जो हैं वो नाव बनाकर अपना काम करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। और इस खेल के द्वारा हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, है ना। ऋतुएं जो है वो समय समय पर आती हैं, उनका एक चक्र होता है। तो हमें हर बदलते हुए मौसम का आनंद उसके अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि मौसम को तो हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं। तो आज हम लोग अब इस पाठ से जुड़े हुए जो पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं, है ना, कौन से वाले? जो बुक के अभ्यास प्रश्न हैं, पेज नंबर 35, 36 एंड 37। पेज नंबर 35, 36 एंड 37। ओके, ये हम अपनी बुक में करेंगे। राइट इन ओनली बुक। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत सारे बच्चे हैं, हमने देख रहे हैं कि वो लोग नोटबुक में भी कर लेते हैं एक्सरसाइजेस को, तो वो गलती हमें नहीं करना है बेटा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में पहला अभ्यास प्रश्न दिया है श्रुतलेख। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखने वाले शब्द, जो कि हम किस में करते हैं? हमेशा अपनी नोटबुक में करते हैं। तो हम अपना कार्य कहाँ से शुरू करेंगे आज? एक्सरसाइज नंबर 2 या अभ्यास प्रश्न 2 से, जो कौन सा है? सही विकल्प वाला। एक्सरसाइज नंबर 2, सही विकल्प। है ना। चलिए, क वाला वाक्य, क्योंकि हमारे सारे अभ्यास प्रश्न किससे संबंधित दिए गए हैं बेटा? हमारे पाठ के आधार पर दिए गए हैं। तो हमने पाठ को अच्छे से समझा हुआ है। कवि बच्चों को चलाने के लिए कह रहे हैं। क्या चलाने के लिए कह रहे हैं? हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक? नहीं, हमारे पाठ का नाम क्या है? आओ बच्चों नाव चलाएं। यानी कि कवि बच्चों को क्या चलाने के लिए कह रहे हैं? नाव। तो नाव वाला ऑप्शन कौन सा दिया है हमें? ब वाला। तो इस ऑप्शन को इस तरह से सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है, फिर ख वाला वाक्य देखिए बेटा। ख वाले वाक्य में हमें दिया गया है कागज किससे मांगना है। कविता में एक जगह लाइन आई थी, इससे कागज मांगकर नाव बनाओ। तो यहाँ पर हमें किससे कागज मांगने के लिए बोला गया था? पहला माँ से, दूसरा पिताजी से, या तीसरा भैया जी से, है ना। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है? भैया जी से, है ना। इस तरह सही का निशान लगा लीजिए सभी बच्चे। ग वाला वाक्य पर आइए बेटा। सब कौन सा गीत गाएं? कविता में कहा था सब मिलकर गाएं। कौन सा गीत गाना है? वर्षा का गीत, वर्षा ऋतु है ना। मेघ गीत या दोनों? तो हमारा सही विकल्प है ब, मेघ गीत। मेघ गीत गाने पर वर्षा आती है ना। फिर घ वाला वाक्य देखिए बेटा।
वर्षा कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्षा कहलाती है, लेकिन क्या कहलाती है? रानी, राजा या राजकुमारी कहलाती है? नॉर्मल सी बात है, वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है तो वो राजकुमारी या फिर रानी हो सकती है, लेकिन अगर वो राजकुमारी है तो फिर किसकी है? तो हमारी वर्षा क्या कहलाती है? रानी, है ना? चलिए, सही विकल्प को जल्दी से अपनी पुस्तक में सही जगह पर लगा लीजिए। फिर हम अपने अगले अभ्यास प्रश्न की ओर जाएंगे। हमारा अगला अभ्यास प्रश्न है पेज नंबर 36 पर। देखिए बेटा, इसके बाद में अगली एक्सरसाइज आपको दी गई है, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के मतलब जो प्रश्न हमें नीचे दिए गए हैं उन्हें पढ़ना है और उनके मौखिक उत्तर देना है। कविता में किस मौसम का वर्णन है? कौन से मौसम का है बताइए? सही, वर्षा ऋतु मौसम का वर्णन दिया गया है। अच्छा, वर्षा से कहाँ कहाँ पानी भर गया है? ताल और तलैया में, है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन, लू किससे डर गई थी? लू मतलब वो सूर्य की जो तेज गर्मी वाली रोशनी होती है, वो किससे डर गई थी? क्योंकि जस्ट उसके बाद में कौन सी ऋतु आने वाली थी? वर्षा ऋतु। तो लू वर्षा से डर गई थी। सबसे आसान प्रश्न, काले बादल क्या लेकर आए हैं? याद कीजिए, बादल है तो वो सीधी सी बात है, बादलों में क्या होता है? पानी होता है, और काले बादल यानी कि मीठा जल लेकर आए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी भाषा की समझ पर। भाषा की समझ, है ना? भाषा की समझ में पहला एक्सरसाइज हमें क्या दिया है? नए शब्द बनाइए। चलिए, नए शब्द बनाने के लिए, चूंकि नए शब्द बनाने का काम हम अपने पिछले पाठों में कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। हमें इस बार थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। क्या? पिछली बार हमने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए थे, जिसमें 2 तरफ अक्षर दिए थे और बीच में एक शब्द अक्षर दिया था जो उन सब के बीच में एक समान आना था। यहाँ पर भी आपको 2 अक्षर वाले शब्द बनाना है जिनका अंतिम वर्ण एक समान होने वाला है, जैसे नी, पी और गी, ये दिया है। और इन तीनों के लिए एक ही शब्द दिया है, ला। अब हमें इसको और इसको भी इसी के साथ मिलाकर यहाँ पे शब्द बनाना है ना? वैसे तो ये क्लास 1 के लेवल का वर्क है हमारा, और हम लोग क्लास 1 में वैसे भी इस टाइप के बहुत सारे शब्द बना चुके हैं, है ना? 2 वर्णों को जोड़कर नया शब्द बनाना। तो इसका सेकंड वाला पार्ट अभी हम यहाँ राइट कर लेते हैं, फिर हम शब्दों को बनाना शुरू करेंगे। ह, भ और ड दिखाई दे रहा है सभी को यहाँ तक? चलिए, इसके लिए एक वर्ण दिया गया है रा। ये भी इसी से जुड़ेगा, ये भी इसी से जुड़ेगा और ये भी इसी से जुड़ेगा बेटा। अब इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा? ठीक है, पहले हम ये बना लेते हैं, फिर ये वाला कार्य करेंगे। तो इसके लिए पहले आप मेरे साथ बनाते जाएंगे। देखिए, नीला, तो हमारा शब्द क्या बना? नीला। पीला, पीला, है ना? फिर ग में ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, दोनों को एक साथ जोड़ा तो क्या हो गया? गीला। कोई कठिन कार्य है? नहीं। यहाँ से नी लिया, यहाँ से ला लिया, नीला। पी यहाँ से लिया, ला वापस यहीं से लिया, पीला। गीला, गीला। कितना आसान है ना? ऐसे ही अब हम सेकेंड वाले वर्ग में करेंगे। हरा, जाके शब्द बन गया हरा। भरा,
कभी शेर को देखकर, कभी कभी अपनी गलती होती है तो बड़ों को देखकर, है ना। तो ये हो गए हमारे नए शब्द बनाना, ठीक है। इसके पश्चात आपको एक सेकंड वर्क दिया है बेटा, ड और ड में अंतर समझना है और उनसे 3-3 शब्द बनाना है। कैसे बनाना है? ड और ड में अंतर। चलिए, इसके लिए बहुत आसान है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो ड वाला अक्षर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, हिंदी वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि 52 अक्षर होते। कितने होते हैं? 52 होते हैं। फिर कुछ समय से अभी पिछले हमारे इसमें 2 नए अक्षर और जुड़े हैं। एक है हमारा ये ड और ये ढ। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर इनमें से मैं ये बिंदु हटा दूं, नुक्ता हटा दूं, तो ये वाले वर्ण बहुत पहले से हमारी वर्णमाला के तीसरा व्यंजन की जो पंक्ति है, ट वाली लाइन, उसमें ऑलरेडी आ रहे हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ, अण, है ना। फिर मैम हमको ये वाले की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, हमें इन शब्दों की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमने पहले कहा कि हमारी भाषा में बहुत से वर्ण जो हैं वो थोड़े से बाहर से लिए गए, कुछ नए वर्ण जो उनकी आवश्यकता के अनुसार बनाए और अब हमारी वर्णमाला में जोड़े गए हैं बेटा। तो अब इन वर्णों में हम अंतर कैसे समझेंगे? ये भी ड है और ये ड है, क्योंकि हल्की सी बिंदु का उच्चारण नहीं के बराबर सुनाई देता है। हाँ, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे या प्रयोग में अंतर कैसे जानेंगे, वो मैं आपको अवश्य समझाती हूँ। याद रखिएगा बेटा, ये वाला आपका जो ड वर्ण है ना, ड डमरू, ये ड है, ये ड नहीं, ये ड है। इनको यूज करना और पहचानने का एक मुख्य तरीका ये होता है कि आप इस वर्ण को लेकर, यानी कि इस वर्ण से आरंभ करके अपना शब्द बना सकते हैं, लेकिन इस वाले वर्ण का प्रयोग हिंदी भाषा में और आप चाहें तब भी अगर करते हैं तो वो रॉन्ग होता है। इसका प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में या शब्द के मध्य में होता है, किंतु इससे प्रारंभ करके कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मैम ये ड और ये ड कहाँ पे प्रयोग होगा, तो इससे जुड़े हुए या इससे बनने वाले कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो आपने कई बार सुना होगा। वैसे आपको देखिए एक शब्द दिया है ठंडी, ठीक है, और इससे बना हुआ दिया है दौर। अब हमें कितने शब्द बनाने हैं? 3-3 शब्द। ये तो हो गया आपका ठंडी। अब हमने बचपन से याद किया हुआ है ड डमरू का, यानी सबसे पहले तो आप चाहो तो अपने डमरू को भी लिख सकते हो। फिर एक और होता है डंडा, याद कीजिए, है ना। और भी होता है डर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ये डरा हुआ है, इसको हम डर भी बोलते हैं। और कोई से शब्द जो डर से शुरू होता है बता सकते हैं? इंडिया, हम जब लिखते हैं ना इंडिया, तो इसमें हम ये वाला ड नहीं लगाते, हम कौन सा लगाते हैं? हमारी वर्णमाला का जो प्रथमतया प्रयोग किया जाने वाला वर्ण है वह वाला ड लगाते हैं। और भी होता है, जैसे डोंगी होता है ना। और कोई से शब्द जैसे मंडप होता है, मंडप। अब आपके ड से शुरू होने वाले शब्द मैं बहुत भी कोशिश करूंगी ना बेटा, तो मैं इस वर्ण से प्रारंभ करके कोई शब्द नहीं बना सकती हूँ। हाँ, पेड़, याद कीजिए पेड़ में कौन सा ड आता है?
ये वाला ड आता है। कीचड़, कीचड़, ये वाला ड आया, है ना। फिर बड़ा, ये वाला ड आया। इस तरह से जोड़, ये वाला ड आया। जी हाँ, तो इस तरह से हमने ड और ड वाले वर्ण को लेकर अपने अलग अलग शब्द बना लिए हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस कार्य को ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में कर लीजिए बेटा। इसके पश्चात हमारा अगला कार्य, बताइए कौन सा अभ्यास प्रश्न दिया है? क्रिया। क्रिया को करने से पहले हमें क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, है ना। क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। क्या करना है हमें? क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। क वाला वाक्य, वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई। ख वाला वाक्य, बच्चों ने कागज की नाव चलाई। क्या करी? चलाई। फिर ग वाला वाक्य देखिए, वे कागज की नाव चलाएंगे, वे कागज की नाव चलाएंगी। पूर्ण विराम। घ वाला वाक्य है, बारिश से, बारिश से गर्मी दूर भागेगी। ग्रीष्म का मतलब भी वैसे बेटा गर्मी ही होता है, गर्मी का मौसम होता है और ग्रीष्म ऋतु होती है। अंग वाला वाक्य, वर्षा ऋतुओं की रानी है। ऋतुओं, कितनी ऋतुएं होती हैं? यहाँ पर बहुवचन हो गया बेटा। ऋतुओं की रानी है। चलिए, हमने अपने वाक्य तो उतार लिए हैं। अब चूंकि हमें कार्य क्या दिया गया है, हमें वाक्य में से क्रिया शब्द को छांटना है ना। तो हमें पहले वाक्य को पढ़कर देखना पड़ेगा बेटा, और उसके भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वाक्य में क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, अब बहुत सीधी सी बात, आपको पुस्तक में देखिए ऊपर बाकायदा एक डेफिनेशन दी गई है। जहाँ हमारा अभ्यास प्रश्न आरंभ होता है वहाँ एक डेफिनेशन दी है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हम पुनः अपने व्याकरण में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बेटा, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाषा अर्थात मन के विचारों को प्रकट करने के लिए हम कोई न कोई वाक्य तो बोलते हैं, सेंटेंस। अब उस वाक्य में सब कुछ एक ही शब्द तो नहीं होता है। क्या आप हर बात के लिए या हर भाव के लिए क्या एक ही शब्द प्रयोग करते हैं? नॉर्मली जैसे वर्षा ऋतु आई, वर्षा को देखकर अगर आप किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि वर्षा ऋतु आई, तो आप क्या सब जगह वर्षा वर्षा के वर्षा वर्षा वर्षा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वर्षा ऋतु आई? नॉर्मली मुझे भूख लगी है तो मुझे भूख लगी है, आपको 4 अलग अलग शब्द बोलने पड़ेंगे। ये थोड़ी मुझे 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 मुझे। अब मम्मी को कैसे पता चलेगा कि तुझे 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 क्या, है ना। यानी कि आपको अपने मन के भावों को क्लियरली बताने के लिए अपने वाक्य में
वो अलग अलग शब्द प्रयोग करना पड़ेंगे। कर्ता की जगह कर्ता, काम की जगह काम और क्रिया की जगह क्रिया, है ना। मैंने पहले कहा था वाक्य में जो सबसे पहला शब्द होता है वो होता है करने वाला या उद्देश्य, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता है ना। उसके बाद में जो उस वाक्य का सबसे अंतिम वाला शब्द होता है बेटा वो होती है क्रिया। क्रिया मतलब कि उसमें जो काम हो रहा है या काम होने का हमको जिससे पता चल रहा है वह शब्द कहलाता है क्रिया। क्या कहलाता है? क्रिया। काम या कार्य। आपको याद है हम काम को कई बार कार्य भी कहते हैं। तो कार्य होने का पता चले वो क्रिया हो गई ना। जैसा शब्द होता है उसका अर्थ भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इन वाक्यों में से जो क्रिया शब्द है उसको क्या कर देना है, रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास पुस्तक में ये वाक्य लिखे हुए हैं तो आप अगर पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं उस वर्ड को तो क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने ब्लैक की पेन से लिखा हुआ है और अगर हम ब्लैक की पेन से इसको अंडरलाइन करते हैं तो शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, इसलिए हम उसको सर्कल बना रहे हैं। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, ये हमें अच्छे से पता है ना। जिस तरह वाक्य में करने वाला जरूरी है, उसका काम जरूरी है, उसी तरह उस वाक्य में कौन कर रहा है, क्या काम हो रहा है वो बताने वाला शब्द भी जरूरी होता है ना। मैं खाना हूँ, बस हो गया, मैं खाना हूँ। अरे तुम क्या खाना, क्या तुम खुद खाना बन गए हो? नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको शो करने के लिए आपको कोई एक वर्ड बोलना पड़ेगा ना। मैं लिख रहा हूँ, तो आप लिखने का काम कर रहे हो, ये सामने वाले को तब तक पता नहीं चलेगा बेटा जब तक कि आप वो शब्द नहीं बोलोगे। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूं। अरे मैं लिखूं क्या होता है? तुम हो ना, तुम्हारा नाम राम है, तुम लिख कैसे हो सकते हो? तो रहा हूं, जब मैंने ये वर्ड बोला तब पता चला कि वहां पे लिखने का काम हो रहा है और मैं लिख रहा हूं। तो ऐसे वाले शब्द बेटा जो काम के बाद में आते हैं और ये दिखाते हैं कि वहां पे काम कौन सा हो रहा है या हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो हम अपना वाक्य पढ़ते जाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, क्रिया वाले शब्दों को रेखांकित करेंगे। जैसे वर्षा ऋतु आई। वर्षा तो क्या हो गई, उद्देश्य है हमारा मेन। वर्षा नहीं होगी तो कौन आएगा? ऋतु मतलब मौसम के बारे में वर्षा ऋतु जुड़ा हुआ। आई, आने का काम हो रहा है ना। आने का पता कैसे चला वर्षा ऋतु के आने का? आई शब्द से। तो हमारी क्रिया क्या हो गई? आई। ठीक है, चलिए सेकंड, बच्चों ने क्या किया? कागज की नाव बनाई या चलाई, है ना। बच्चों के बिना नाव कौन बनाएगा, कौन चलाएगा? तो बच्चे तो हमारे क्या हो गए? कर्ता हो गए हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला। कागज की नाव एक थिंग है, काम है, कागज की नाव। लेकिन क्या करी उन्होंने? चलाई। चलाने में ताकत लगी ना, काम करा उन्होंने। बाप रे, मैं तो चलाते चलाते थक गया। मतलब काम करके ही हम थकते हैं। तो हमारा चलाई शब्द क्या हो गया बेटा? ये हो गई है हमारी क्रिया शब्द। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, क्रिया को पहचानने का एक और बड़ा आसान सा तरीका है कि ये अधिकतर वाक्य के अंत में होता है। तीसरा वाला वाक्य, वे कागज की नाव चलाएंगे। वे मतलब कौन? बच्चे। किसकी? कागज की नाव। और क्या करेंगे? जिस प्रश्न से काम वाला प्रश्न बने, समझ जाना वो शब्द क्या होता है? क्रिया। चलाएंगे, ये शब्द हमारा क्या निकल आया? क्रिया शब्द। ठीक है, अब अगला है, बारिश से गर्मी दूर भागेगी।
बारिश नहीं होगी तो फिर वाक्य बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। गर्मी दूर भागेगी, कैसे भी भागेगी हमें क्या पता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बारिश से, यानी बारिश हमारा उद्देश्य है, मेन है ना। गर्मी कौन सा काम होगा, गर्मी का काम होगा, लेकिन कैसे होगा, भागने का काम। वो हमें कैसे पता चला, इस वाले शब्द से। तो हमारा क्रिया वाला शब्द कौन सा हो गया, भागेगी। ठीक है। अंत में देखिए कई बार हमारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कि क्रिया शब्द बहुत ही क्लियरली हमें नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वर्षा ऋतुओं की रानी है। वर्षा मेन है, वर्षा के बिना तो आगे वाक्य बढ़ ही नहीं सकता है। क्या है वर्षा, ऋतुओं की रानी। ऋतुओं की रानी उसका काम है, और है, होने का काम किया है उसने। ऐसा नहीं है कहीं की रानी या राजा होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बने रहने के लिए आपको काम करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर है शब्द हमारा क्या बन गया है, क्रिया शब्द बन गया है। जिस काम के लिए उसको करना पड़ता है वो शब्द कहलाता है क्रिया शब्द बेटा। ठीक है। इसके पश्चात देखिए बेटा हमारा अंतिम वाला एक्सरसाइज है, पर्यायवाची शब्दों का मिलान करिए, है ना। ये भी कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है हमारे लिए। चलिए आपको समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। समानार्थी शब्दों का मिलान करें। ठीक है। इसके लिए पहले हम बना लेते हैं। सभी ने अपने हाथ में पुस्तक लेकर रखी है। ये रहा भाई, फिर ये है वन, ये है जल, और ये है नौका। यही शब्द दिए है ना, देखिए। फिर बीच में आपको बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें शब्द दिया है नाव, पानी, भैया और जंगल। ठीक है। इस तरफ विपिन, डोंगी, नीर और राता। ठीक है बेटा। अब चूंकि हमें 1 2 3 कॉलम में शब्द दिए हैं और इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना। तो या तो हम क्या कर लेंगे, हम पहले ये ब्रैकेट वाले को नंबर दे देते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है। अब चूंकि हमें मिलान करना है तो पहले हम क्या काम करेंगे, जो नाव के समानार्थी है उन शब्दों को भी हम क्या नंबर दे देंगे, 1 नंबर। नाव का एक और शब्द होता है नौका, तो नौका को भी हमने क्या नंबर दे दिया, 1। उसी तरह डोंगी को भी कहते हैं नाव, तो इसे भी हमने क्या नंबर दे दिया, 1 या 1। फिर दूसरा वाला शब्द हमने ले लिया पानी। पानी का एक समानार्थी तो सबको पता है, किसको कहते हैं, जल को, 2 नंबर। इधर जल का सेम वर्ड कौन सा है, नीर, उसको भी हम 2 नंबर दे देते हैं। 1 1 1, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची, 2 2 2। जिन जिन शब्दों पे 2 नंबर डाला है वे तीनों शब्द आपस में एक दूसरे के क्या हैं, समानार्थी हैं। तीसरा क्या है, भैया। भैया को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, भाई, तो इसको तीसरा नंबर दे दीजिए। भाई, भैया और संस्कृत में उसे कहते हैं भ्राता,
यानी ये तीनों शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। चौथा जंगल है। अब जंगल के समान जो शब्द है वो है वन, तो उसे भी हमने क्या शब्द नंबर दे दिया, 4 नंबर। जंगल का ही समानार्थी होता है विपिन, उसे भी हमने क्या नंबर दे दिया, 4। वन, जंगल और विपिन, ये तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, समानार्थी हैं। हमने नंबरिंग इसलिए की है ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अगर हम इस तरह से ऐसे निशान लगाते तो हम कभी भी नहीं जान पाते कि कौन किसका समानार्थी है। इसलिए हम सुंदर और व्यवस्थित काम करेंगे और उनको क्या कर देंगे बेटा, नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर तो हमारा लेखन कार्य समाप्त होता है, लेकिन मैं पुनः याद दिला रही हूँ, इसके पहले वाली कक्षाओं में हमने आपको कुछ गृह कार्य दिए थे, याद कीजिए। आपको 4 से 5 लाइनें लिखने को दी थी हमने जल चक्र के ऊपर, फिर आपके फेवरेट सीजन यानी आपके सबसे प्रिय मौसम के ऊपर भी आपको मैंने कुछ वाक्य लिखने को दिए थे। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं भेजा है वे शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को करेंगे और हमें बताएंगे। और आपको यदि अपने अभ्यास प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकायदा हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हमारी आज की ये जो पार्ट 5 की बुक एक्सरसाइज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। हम लोग अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें और अपनी पढ़ाई को नियमित करते रहें बेटा। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।